नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के विशेषण भाग 2 को अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने विशेषण किसे कहते हैं और उसके भेदों के बारे में अध्ययन किया। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन चारों के बारे में हमने कल विस्तृत रूप से परिभाषा सहित अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं विशेषणों की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं? सबसे पहले है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी जो है वो उत्तमावस्था है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की सामान्य स्थिति जो होगी उसको हम मूलावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तुलना करना उत्तरावस्था कहलाती है। और 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तुलना करके या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या उत्तम बताया जाता है तो उसको हम उत्तमावस्था कहते हैं। इस प्रकार से हम उदाहरण के तौर पर कुछ देखते हैं इनके माध्यम से। ऐसे एक उदाहरण लेते हैं हम। रहीम अच्छा है। क्या है? रहीम अच्छा है। तो यहाँ पे रहीम के अच्छा होने की बात हो रही है। सिर्फ सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, किसी से तुलना नहीं हो रही है। विशेषण की अवस्थाओं का अर्थ ये है कि एक दूसरे से तुलना करना। तो यहाँ पे मूलावस्था मतलब बिल्कुल सामान्य स्थिति में है। इसका मतलब ये होगा कि रहीम एक अच्छा लड़का है या अच्छा है। अब दूसरा जो है हमारे पास है उत्तरावस्था। इसके अंदर आपको किन्हीं 2 संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करनी होती है। रहीम मनोज से अच्छा है। तो यहाँ पे किसके साथ तुलना हो रही है? रहीम की मनोज के साथ। तो मनोज के साथ इसकी क्या हो रही है? तुलना हो रही है। इसलिए दोनों में से सबसे अच्छा कौन है? रहीम। किससे अच्छा है? मनोज से अच्छा है। रहीम जो है वो मनोज से क्या है? अच्छा है। अब है उत्तमावस्था, जो आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके उनमें से सबसे किसी एक को सबसे अच्छा बताना, सबसे श्रेष्ठ बताना, सबसे उत्तम बताते हैं तो उसको हम उत्तमावस्था कहते हैं। तो इसका उदाहरण जो देखते हैं अपन कि रहीम सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से वो सबसे अच्छा है, ये से अच्छा है और ये केवल अच्छा है। तो यहाँ पे हम अच्छा है, से अच्छा है और सबसे अच्छा है, इन तीनों के माध्यम से इनको हम विशेषण को पता कर सकते। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर इसको डिग्री कहते हैं। तो इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे उच्च से क्या बनेगा? इसमें तर प्रत्यय लगेगा तो उच्चतर बनेगा। और इसमें तम प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा? तम। तो क्या बनेगा? उच्चतम बनेगा। उसी प्रकार से निम्न से क्या बनेगा? निम्नतर और निम्नतम। उसी प्रकार से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनेगा। क्या बनेगा? श्रेष्ठतर बनेगा और श्रेष्ठतम बनेगा।
इसी प्रकार से सुंदर से क्या बनेगा, सुंदर से सुंदरतर बनेगा और सुंदरतम बनेगा। इस प्रकार से हम मूलावस्था के उदाहरण देख सकते हैं, उत्तरावस्था के और उत्तमावस्था के। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। इस प्रकार यहाँ उच्च है तो उच्च का उत्तर प्रत्यय लगा के कौन बनाया, उत्तरावस्था, और तम प्रत्यय लगा के कौन बनाया, उत्तमावस्था बनाया। कौन बनाया, उत्तरावस्था। उसी प्रकार से निम्न से निम्नतर बना और निम्नतम बना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, सुंदर से सुंदरतर और निपुण से निपुणतम, निपुणतर और निपुणतम। ऐसे हम बहुत सारे तम और तर प्रत्यय लगा करके मूलावस्था को उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में बदल सकते हैं। इसका अर्थ है सामान्य स्थिति का होना, इसका अर्थ है 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना होना, और इसका अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या सबसे उत्तम बताना। तो विशेषण की कितनी अवस्था हो गई, 3 अवस्थाएं हुई। उसके बाद में हम विशेषण के जो है प्रकार हैं उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार से विशेषणों की रचना करते हैं। अब हम विशेषण की रचना करते हैं, जो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। संज्ञा से विशेषण, किससे विशेषण सबसे पहले पढ़ते हैं, संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। किससे विशेषण बनाते हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण। अब कुछ हम संज्ञा शब्द लेते हैं सबसे पहले, जैसे गुण। गुण एक संज्ञा है। क्यों, कौन सी संज्ञा हो गई, गुण भाव है उसके अनुसार, तो गुण से क्या बनेगा, गुणवान बनेगा। उसी प्रकार से रंग भी एक संज्ञा है, तो रंग से रंगीला बनेगा। उसी प्रकार से रोग, रोग से रोगी बनेगा। दया से दयालु बनेगा। उसी प्रकार से भारत से भारतीय बनेगा। जाति से जातीय बनेगा। धर्म से धार्मिक बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे हम संज्ञा से क्या बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। किससे, संज्ञा से। उसी प्रकार हम दूसरा जो लेते हैं वो सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं। किससे विशेषण बनाते हैं, सर्वनाम से। तो सर्वनाम से विशेषण के कुछ उदाहरण लेते देखेंगे। जैसे यह से, यह सर्वनाम है तो इससे बनेगा ऐसा। वह से वैसा। कौन से कैसा। तुमसे तुम्हारा। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्द से हम क्या बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। उसी प्रकार से क्रिया शब्द से विशेषण बनाते हैं। किससे विशेषण, क्रिया से। जैसे भागना से, भागना क्या है, क्रिया, तो भागना से क्या बनेगा, भगोड़ा। लूटना से लुटेरा बनेगा। उसी प्रकार से भागना से भगोड़ा, लूटना से लूटना। उसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास बुलना से बुलकड़, बुलना से बुलकड़ बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्रियाओं के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। उसके बाद में हमारा चौथा जो है अवयव शब्द। कौन सा, अवयव शब्द है।
उससे हमें विशेषण बनाना है। जैसे बाहर से बाहरी बनेगा, क्या बनेगा? बाहरी। नीचे से निचला बनेगा। आगे से अगला बनेगा। पीछे से पिछला बनेगा। क्या बनेगा? पिछला। तो इस प्रकार से हमने विशेषणों की रचना की है, जो संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, क्रिया से बनते हैं और अव्यय शब्द से बनते हैं। अब संज्ञा हमें पहले पता ही है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को कहते हैं। उससे हमने क्या बनाया? विशेषण बनाया है। तो ये संज्ञा शब्द है हमारे सारे, ये विशेषण बन गए इनके। उसी प्रकार सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं, और उससे क्या बनाया हमने? विशेषण। ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ये क्या बनाया हमने? विशेषण। फिर आते हैं क्रिया। किसी कार्य के करने या होने के नाम को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया से क्या बनाया हमने? विशेषण। तो ये जो सारी क्रिया है जिसके पीछे नाम की ध्वनि निकलती है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? इसको विशेषण। अव्यय शब्द हैं जिसका व्यय नहीं हो, जो अविकारी शब्द होते हैं, तो हमने ये बाहर, नीचे, आगे, पीछे, स्थान आदि जो दर्शी से दर्शाए हैं वो क्या है? अव्यय शब्द है। उनको हमने क्या बनाया है? विशेषण बनाया है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? अभी एक तो विशेषणों की अवस्था जो 3 अवस्थाएं होती है, और विशेषणों की रचना करना। उसके बाद हम कुछ उदाहरणों के द्वारा विशेषणों का प्रकार जानते हैं कि उसमें कौन कौन से विशेषण हैं। प्रमुख उदाहरण है हमारे पास में, और उन प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण है। जैसे पहला उदाहरण है हमारे पास, वह सुंदर स्त्री है। अब देखिए इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? सुंदर। कौन सा शब्द है? सुंदर क्या है? विशेषण। और स्त्री क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता। तो किस रूप में बता रहा है? उसके गुण के रूप में, रूप के रूप में, रंग के रूप में बता रहा है। सुंदर होना एक गुण है, रूप है, रंग है। तो हमारा कौन सा विशेषण हो गया इसमें? गुणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसके अंदर विशेषणों को पहचानना है कि कौन सा विशेषण शब्द है और कौन सा संज्ञा शब्द है, और कौन से विशेषण का प्रकार है। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, 200 ग्राम चीनी लाओ। कितने ग्राम? चीनी। अब चीनी शब्द क्या है? विशेषता किसकी बता रहा है? चीनी की, क्योंकि चीनी शब्द क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता, मतलब उसकी मात्रा बता रहा है, ना कि विशेषता उसके तौर पे बता रहा है। तो मात्रा कितनी बता रहा है? 200 ग्राम। अब चीनी को हम क्या करते हैं? मात्रा या परिमाण या नापतोल होते हैं तो उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं, लेकिन 200 ग्राम निश्चित है। 200 ग्राम क्या है? निश्चित है, न कम है न ज्यादा है। तो 200 ग्राम निश्चित है, तो निश्चित और चीनी को मापा जाता है, तोला जाता है, तो इसको परिमाणवाचक। कौन सा वाचक? परिमाणवाचक विशेषण होगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा इसमें? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार से अगला है, अभी कितना काम बाकी है। अब देखो, काम हमारा क्या है? संज्ञा है, और उसके माध्यम से हमारे पास में यहाँ पे कितना, मतलब उसकी मात्रा बता रहा है कि काम अभी कितना बाकी है। लेकिन ये पता नहीं है कि काम थोड़ा है, मतलब 1 घंटे का है या 2 घंटे का है या 5 घंटे का है। ये निश्चित नहीं है कि काम कब तक चलेगा, ये निश्चित नहीं है। इसलिए कौन सा हो गया? अनिश्चित हो गया। कौन सा हो गया? अनिश्चित। लेकिन यहाँ पे काम को हम न गिन सकते हैं, उसको देखना पड़ता है, मापना पड़ता है, तो उसके माध्यम से इसको परिमाणवाचक में रखेंगे। तो कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार से हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपको विशेषण बताना पड़ेगा, या फिर आपको विशेषण की परिभाषा उसके भेदों को पूछेगा, या फिर उसमें से उदाहरण देकर के आपको विशेषण लिखने को कहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, उदाहरण है जैसा चौथा, भारत का प्रत्येक नागरिक
देखो नागरिक क्या है, संज्ञा, लेकिन उसकी कितने नागरिक, प्रत्येक, मतलब हर एक नागरिक, मतलब हमें पता है कि प्रत्येक नागरिक निश्चित है, बिल्कुल हर प्रत्येक नागरिक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये निश्चित है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को हम गिन सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गई, संख्या हो गई, क्या हो गई, संख्या हो गई। तो ये हमारा संज्ञा शब्द है और ये उसकी विशेषता बताने के कारण से विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण, संख्या की दृष्टि से होने के कारण संख्यावाचक हो गया। लेकिन संख्या में भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक, कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में हम 5वां उदाहरण देखते हैं। देखें तो सरकार ने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। अब सैकड़ों में कितने, 100 हैं कि 200 हैं, 300 है, 400, सैकड़ों मतलब बहुत सारे, निश्चित पता नहीं, लेकिन सैकड़ों का मतलब है लोगों को हम गिन सकते हैं, लोगों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ये कौन सी होगी, संख्यावाचक तो हो गया, लेकिन सैकड़ों निश्चित नहीं होने से अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो इसका विशेषण कौन सा हो गया हमारा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में हम 5वां उदाहरण, 6वां उदाहरण देखते हैं। वह भवन मनोज का है, वह भवन मनोज का है। अब भवन क्या है, भवन एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा, लेकिन उससे आगे क्या लगा हुआ है, सर्वनाम। तो संज्ञा के पहले जब कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो और वह उसकी ओर क्या कर रहा हो, संकेत कर रहा हो, तो वहां पे कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। संज्ञा से पूर्व सर्वनाम शब्द हो और वह उसकी ओर संकेत करता हो तो वह कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे भवन एक संज्ञा है और वह भवन मनोज का है, मतलब उसकी ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो वहां पे कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद में हम अगला उदाहरण देखते हैं, देखेंगे जिसके अंदर क्या पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो पुस्तक तुमको मिली थी वह रमेश की है। अब देखो इसमें सर्वनाम दो जगह प्रयुक्त हो रहा है, एक तो जो भी आ रहा है और एक वह भी आ रहा है। तो यहाँ भी देखो संज्ञा है और उसके पहले क्या लगा हुआ है, सर्वनाम लगा हुआ है। यहाँ भी संज्ञा है और उसके पहले सर्वनाम लगा हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो लगा हुआ है वह उसकी ओर संकेत कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर वह कर रहा है। जो पुस्तक तुमको मिली थी वह रमेश की है, मतलब आपको संकेत कौन सा शब्द कर रहा है, वह शब्द कर रहा है। उस पुस्तक की ओर संकेत कौन सा शब्द कर रहा है, वह। तो ये वह शब्द जो होगा वो कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन जो शब्द लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, जो, तो ये भी तो एक सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि उस पुस्तक के साथ क्या कर रहा है, संबंध दर्शाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन वह शब्द जो है वो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सार्वनामिक विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि संज्ञा से पूर्व सर्वनाम शब्द हो और वह उसकी ओर संकेत करता हो, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द जो है वो कौन है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और वह शब्द कौन है, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से हमने विशेषण के अध्याय को आज इस प्रकार से उदाहरणों के द्वारा पूर्ण किया। इसके बाद में हम अगला अध्याय क्रिया के रूप में पढ़ेंगे।